मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 19 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइज, आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स अपन कवर करेंगे वो ये है पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के। एंड अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए मैंडेटरी है इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखना, और तुरंत चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और रेगुलरली आपको यहां पर करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, और जो भी मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं और लेक्चर के दौरान जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं इस क्लास में, डेली जो करंट अफेयर्स की आपकी क्लास होती है प्रीलिम्स और मेंस की, तो इसमें मैं आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देता हूं उसको फॉलो करिएगा। आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा, और 100% की गारंटी ऐसे ही नहीं देता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप प्रूफ देख सकते हैं। मैंने जो भी टॉपिक्स अपने स्टूडेंट को पढ़ाया था यूपीएससी 2020 एग्जाम के 1 साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यूपीपीसीएस 2020 एग्जाम के सेम यही लेक्चर जो क्लास आप देख रहे हैं वो 1 या 1.5 साल पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने कवर करी थी उनको फायदा मिला है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आए। बकायदा प्रूफ देखिए आपको खुद पता लगेगा, राइट। और फिर रेगुलरली जो है वो क्लासेस अटेंड कीजिए, और कंसिस्टेंट ही जो रहता है उसी का ही सिलेक्शन होता है। तो कंसिस्टेंट आप रहिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, राइट। और अगर आपको मंथली पीडीएफ पेड पैकेज चाहिए तो आप 100 रुपीज पर मंथ का ये पैकेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंडआउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड की जाती है पीडीएफ की, और आपको मंथली मैगजीन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और इतना सब कुछ वो सिर्फ आपको मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ में प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है इस पेड पैकेज से रिलेटेड, या फिर अगर आपको इसका सैंपल देखना है कैसा होता है ये पेड पैकेज, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसका सैंपल वीडियो है, आप चेक कर लीजिए। और आपको कैसे इसको ज्वाइन करना है तो उसके बारे में भी पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो अब आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। गाइस, बात करेंगे विजय दिवस 2020 के बारे में। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है। 16 दिसंबर, याद रखिएगा, हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन अगर आ जाए क्यों मनाया जाता है विजय दिवस, तो 1971 का इंडो पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था, वॉर जो हुआ था, उसमें हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर विजय हासिल करी थी। तो हमारी जीत हुई थी, तो इसी विजय के लिए और इसी स्मृति में हम लोग विजय दिवस मनाते हैं, राइट। तो ये चीज थी बैकग्राउंड में जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। और 16 दिसंबर ही डेट क्यों चुनी गई, तो देखिए ये जो इंडो पाकिस्तान वॉर जो था उसकी शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर 1971 से, तो इसीलिए 16 दिसंबर डेट चुनी गई। गाइस, इसमें एक फैक्ट और याद रखिएगा, ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वॉर भी था। मात्र 13 दिन में ये पूरा वॉर खत्म हो गया था। सबसे कम समय तक चलने वाले जो युद्ध होते हैं उनमें से एक ये भी था, इंडिया पाकिस्तान वॉर, राइट। मात्र 13 दिन में हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने घुटने पे बैठा दिया था पाकिस्तानी फोर्सेस को, राइट। पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया था। आगे की बात करें, इस वॉर को 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जानते हैं, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, राइट। आप जानते हैं 1971 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री उभर कर आई थी बांग्लादेश, बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, राइट। और उससे पहले क्या था, तो उससे पहले ये टेरिटरी ईस्ट पाकिस्तान के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती थी। जैसा आप जानते हैं कि जब बंटवारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान के पास 2 टेरिटरी गई थी, एक ये वेस्ट पाकिस्तान, ये जो आप मैप में देख रहे हैं, और ये ईस्ट पाकिस्तान जो कि करंटली बांग्लादेश की टेरिटरी हम लोग को नजर आती है, राइट। अब ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान को ये ईस्ट पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया, राइट, और बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। तो उसके पीछे का जो कारण है गाइस, वो यहां पर हो रहे प्रोटेस्ट का है, राइट। स्टार्टिंग जो हुई थी प्रोटेस्ट के थ्रू हुई थी, फिर बाद में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ और फिर बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। और ये चीज भी याद रखिएगा, अगर इंडिया पाकिस्तान युद्ध नहीं होता, वॉर नहीं होता, तो बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बन पाती। हुआ यह था, बांग्लादेश के अंदर जो मौजूद जो बंगाली लोग थे, क्योंकि ईस्ट बंगाल था ये, तो जो बांग्लादेश के अंदर जो मौजूद जो बंगाली लोग थे, तो उनके राइट्स वगैरह, उनके अधिकार वगैरह उनको नहीं मिल पा रहे थे। एक्चुअली पाकिस्तान जो था वो पूरा डेवलपमेंट और पूरा फोकस इसी क्षेत्र पे करता था, वेस्ट पाकिस्तान में, और ईस्ट पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। और कोई इवन जैसे कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाता था जो कि इस्लाम को, मुस्लिम्स को फेवर करते थे और नॉन मुस्लिम को फेवर नहीं करते थे, राइट। तो इसलिए बंगालीज जो है उनके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो है वो हैम्पर हो रहे थे, और बहुत सारे उनके अधिकार जो है वो उनको नहीं मिल पा रहे थे।
राइट। तो उसको लेकर ये काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और इवन मार्च 1971 से बंगाली नेशनलिस्ट ने लड़ाई लड़ना शुरू कर दी थी पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ, राइट। तो ये चीज देखने को मिली और उसमें आपको ये भी पता होगा इसकी 1971 में जब बांग्लादेश बनकर आया था तो काफी सारे इसी पीरियड में, इसी एरा में काफी सारे बांग्लादेशी जो है वो भागे थे इंडिया की तरफ, या फिर आप कह सकते हो काफी सारे बंगालीज वगैरह इंडिया की तरफ भागे थे। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में जो है वो उन्होंने पनाह ले ली थी क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस ने उनको ब्रूटल तरीके से भगाया था, मारा था, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली थी और इस प्रकार के ब्रूटल इंसिडेंट्स को देखते हुए, यानी कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट पूरी चीज हो रही थी, पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो मार रही थी बुरी तरह से बंगालीज को, इवन बंगाली नेशनलिस्ट ने भी अटैक किया था, तो वो उस प्रकार का हम लोग को देखने को मिल रहा था, वायलेंस हो रहा था काफी ज्यादा। तो इन सब चीजों को देखते हुए उस समय यानी कि 1971 के पीरियड में हमारी जो करंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी जी थी। तो इन्होंने बांग्लादेश को सपोर्ट प्रोवाइड किया और फिर उस समय हमारी इंडियन मिलिट्री ने फॉर्मली, औपचारिक रूप से पाकिस्तान के साथ पूर्ण युद्ध छेड़ दिया, यानी कि हमने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर इन फुल स्केल वॉर विद पाकिस्तान, और ये 3 दिसंबर को डिक्लेयर किया गया था, राइट। फिर बाद में जाकर फॉरेन प्रेशर लगा, यानी कि युद्ध समाप्त करने के लिए विदेशी दबाव लगा और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था और इसी नुकसान के कारण, यानी कि वो और ज्यादा नुकसान झेलने की कंडीशन में नहीं था और इसी क्योंकि वॉर हो रहा था, वॉर में तो नुकसान होता ही, आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें लगती हैं दांव पे, राइट, पैसा तो लगता ही लगता है डेफिनेटली। तो उस दौरान पाकिस्तान जो है उसको नुकसान बहुत ज्यादा दिख रहा था और वो उस नुकसान की भरपाई करने में उतना सक्षम था नहीं, तो उसने फिर सरेंडर कर दिया, राइट, यानी कि पीछे ले लिया अपना हाथ और बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी उसने घोषित कर दिया। मतलब उसने घोषित नहीं किया था, वो हट गया था, उसने बोला था कि उसको ईस्ट पाकिस्तान नहीं चाहिए, फिर बांग्लादेश जो कंट्री जो है वो उत्पन्न हुई, उसका फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा आप लोगों के लिए, हालांकि मैं ये टॉपिक आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो बताइए कौन सी ऐसी पहली कंट्री है जिसने बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था? तो इसके बारे में पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो वीडियो को पॉज करो, आंसर लिखो और होपफुली शायद आप लोगों ने सही आंसर लिख दिया होगा। वो है भूटान। इंडिया नहीं है, भूटान है। भूटान पहली कंट्री है जिसने बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था। फिर दूसरे नंबर पर आती है इंडिया। और अभी रिसेंटली बांग्लादेश और भूटान के बीच में एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही पढ़ाया है, राइट। और बांग्लादेश ने यानी कि पहला अपना प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया है, राइट, और भूटान के साथ वो हमें देखने को मिला है, तो जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए, राइट, इसका भी। तो और इसके अलावा एक फैक्ट और है कि ये जो युद्ध जो हुआ था 1971 का इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ये पहला युद्ध था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जिसमें इंडिया विजय हुई थी। तो ये पूरे फैक्ट्स अपन ने जाने काफी सारे, राइट, तो याद रखिएगा, इससे बाहर का और कुछ आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा अगर विजय दिवस या विक्ट्री डे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। गाइस, पाकिस्तान एक कानून लेकर आया है जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर जो सेक्स ऑफेंडर्स होते हैं यानी जो रेपिस्ट होते हैं, अब उनको केमिकल कैस्ट्रेशन जो है वो दिया जाएगा। तो इस चीज का अप्रूवल दिया गया है और सख्त कार्रवाई की जाएगी रेपिस्ट के अगेंस्ट पाकिस्तान के अंदर। इवन ये कंट्री का पहला नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर भी जो है वो बना रहा है, राष्ट्रीय यौन अपराधी रजिस्टर भी तैयार कर रहा है। और नए कानून के तहत जल्दी से जल्दी बलात्कार के मामले जो है, रेप के जो मामले जो हैं, उसमें तेजी से सुनवाई होगी, ट्रायल्स वगैरह जल्दी होंगे। बट अभी यहां पर इस टॉपिक में सवाल उठता है कि ये केमिकल कैस्ट्रेशन होता क्या है। तो देखो, केमिकल कैस्ट्रेशन, पहले तो बात करते हैं कैस्ट्रेशन की। तो इसका एग्जैक्टली जो मीनिंग होता है कैस्ट्रेशन का, वो मैं आपको बताऊं तो देखिए, रिमूवल ऑफ द टेस्टिकल्स ऑफ मेल एनिमल और मैन के टेस्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है, उसको कैस्ट्रेशन कहते हैं, राइट। बट ये केमिकल कैस्ट्रेशन है। केमिकल कैस्ट्रेशन में टेस्टिकल्स को या फिर ऑर्गन वगैरह को रिमूव नहीं किया जाता। इसमें बेसिकली एक प्रकार का केमिकल जो है वो बॉडी में डाल दिया जाता है, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो सेक्सुअली इनएक्टिव हो जाता है लाइफ लॉन्ग पीरियड के लिए। स्टरलाइजेशन अलग चीज होती है, इसको नसबंदी के साथ जो है वो आप रिलेट मत करना, क्योंकि स्टरलाइजेशन नसबंदी अलग होती है, केमिकल कैस्ट्रेशन अलग होता है। केमिकल कैस्ट्रेशन में सेक्सुअल इनएक्टिव जो है वो कर दिया जाता है एक इंडिविजुअल को लाइफ लॉन्ग पीरियड के लिए, राइट। तो ये चीज होती है। तो इस प्रकार से जो है वो सेक्स ऑफेंडर्स जो होंगे तो उनको सजा मिलेगी, राइट। और ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है, तो ये भी एक सजा का पार्ट जो है वो बना दिया गया है पाकिस्तान ने। तो ये केमिकल कैस्ट्रेशन के बारे में यहां पर स्पेशली आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि केमिकल कैस्ट्रेशन जो है वो किस कंट्री ने
अप्रूव किया। तो पाकिस्तान बस थोड़ा सा याद रखना। और केमिकल कैस्ट्रेशन के बारे में आपको बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। अगर बाई चांस थोड़ा सा डेप्थ में पूछा जाएगा तो केमिकल कैस्ट्रेशन क्या होता है उसके बारे में पूछा जाएगा, जिसका ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। सिर्फ इतनी सी चीज अभी के लिए याद रखो, बाकी आगे चल के कुछ अपडेट्स आती है तो आई विल लेट यू नो। गाइस अब जानेंगे कि फार्म लॉज में डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोविजन क्या था, तो इसको अपन समझेंगे। अभी सरकार ने ऑफर दिया है कि ये डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोविजन को वापस ले लेगी, बट पहले अपन समझते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोविजन के बारे में, फिर इस पूरे मुद्दे को देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी अभी लेक्चर ये सीरीज क्लासेस लेना शुरू किया है। तो देखिए गाइज, मैंने फार्मर्स का जो पूरा मुद्दा जो है आज की डेट में जो फार्मर्स विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका पूरा मुद्दा मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है। जिनने नहीं देखा है जाकर देख लीजिए। 5 तारीख को 5 दिसंबर 2020 को ये टॉपिक मैंने कवर करवाया है। आपको सिंपली यूट्यूब के सर्च कॉलम पे लिखना है 5 दिसंबर 2020 या फिर 5 दिसंबर, और उसके आगे देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो नाम लिख दीजिएगा और सर्च कर लीजिएगा। तो जो भी आपकी सर्च लिस्ट में पहला वीडियो आएगा वो अपना ही होगा, 5 दिसंबर का वीडियो। और इस वीडियो के आप जाइएगा 5 मिनट 44 सेकंड पे, तो आपके सामने ये टॉपिक खुलकर आ जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स के पास इस लेक्चर की पीडीएफ आती है, आपको पीडीएफ पे यहां पर क्लिक करना है 5 मिनट 44 सेकंड पे, राइट। तो आपके सामने ये टॉपिक जो है वो खुल जाएगा फार्मर्स प्रोटेस्ट का। तो आप रिवीजन कर लो, जिन्होंने ऑलरेडी देख लिया, जिन्होंने नहीं देखा है जो है वो एक बार देख लीजिएगा, तो आपको पूरी क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगी सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव से कि फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके प्रोटेस्ट करने के पीछे क्या कारण है। और पूरे मुद्दे को मैंने डिटेल में हालांकि एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो एग्रीकल्चर जो बिल्स हम लोग को देखने को मिले हैं जिस पर पूरा विवाद चल रहा है, 3 ऐसे बिल है, राइट, तो उसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवा चुका हूं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको वो सब टॉपिक्स भी जो है वो मिल जाएंगे, राइट। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप। और अभी जो ये टॉपिक सामने आया है वो इनमें से यानी कि 3 जो फार्मिंग बिल जो थे, जो कि हम लोग को देखने को मिले थे, जो कि अभी विवाद का कारण बने हुए हैं, तो उनमें से एक जो बिल था यानी कि एक जो कानून हम लोग को देखने को मिला था, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। तो इस कानून को ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा होपफुली, जो मैंने पढ़ाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। और अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूं कि ये कानून क्या कहता है। तो सिंपल सी चीज, ये कानून ये कहता है कि किसान जो है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी ट्रेड कर सकेंगे, अपने ट्रेडिशनल मार्केट के बाहर कहीं पर भी ट्रेड कर सकेंगे। बायर्स जो है ऑल ओवर इंडिया के वो ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हैं किसानों के साथ, राइट, यानी कि डील कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो अब देखिए, अब हमेशा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होगी वो स्मूथली तो चलेगी नहीं, तो उसमें कुछ विवाद भी हो सकते हैं। तो इस कानून का सेक्शन 8 एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लेकर आता है, एक विवाद समाधान तंत्र जो है वो पेश करता है। और इस विवाद समाधान तंत्र के अंदर पूरी कार्रवाई होगी, पूरे मामले को सुना जाएगा और फिर फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। अब मामले किस प्रकार के आ सकते हैं, तो एग्जांपल भी मैं आपको एक दे देता हूं मामले का। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई ट्रेडर है, ट्रेडर ने किसान के साथ डील कर ली। अब क्या डील करी कि आपकी जब मतलब कटाई होगी, क्रॉप हार्वेस्टिंग होगी, तब उस समय आप इतने रेट के हिसाब से, जो भी XYZ रेट डिसाइड किया होगा, तो उतने रेट के हिसाब से आप मुझे जो है वो आपकी जो है वो प्रोड्यूस दीजिएगा, राइट। अब क्रॉप हार्वेस्टिंग हो गई, बट क्या किया, ट्रेडर ने किसान को पैसा देने से इनकार कर दिया। ट्रेडर ने किसान को कुछ पैसे दिए और बाकी नहीं दिए। अब क्या हुआ, पैसा नहीं पहुंचा पूरा किसान के पास, तो किसान तो एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो किसान क्या करेगा, किसान इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के तहत कंसिलिएशन बोर्ड के पास जाएगा, क्योंकि ये कंसिलिएशन बोर्ड जो है वो पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। अब कंसिलिएशन बोर्ड जो है पूरे मामले को सुनने के बाद जो है वो जो भी अपना ऑर्डर देते हैं, जो भी अपना फाइनल जजमेंट देते हैं, वो जो ऑर्डर होगा, जजमेंट होगा, वो बाइंडिंग नेचर का होगा, उसको पार्टीज को फॉलो करना होगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो इसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। और एक और फैक्ट कि कंसिलिएशन बोर्ड जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के द्वारा, SDM के द्वारा। अच्छा, अगर इनकेस 30 दिन के अंदर अंदर पूरा मामला अगर सेटल नहीं होता है, तो SDM खुद जांच करेंगे पूरे चीज की, मतलब पूरे सुनवाई करी जाएगी, पूरे मामले को सुनेंगे। और उस समय, जिस समय ये मामला सुन रहे होंगे, तो उस समय वो SDM के पद पर नहीं बल्कि SDA सब डिविजनल अथॉरिटी का रोल प्ले करेंगे, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कल को आप IAS IPS बनते हो, तो आपका एक रोल नहीं होगा, आप वेरियस रोल जो है वो एक ही पोस्ट पर प्ले करोगे। जैसे कि कलेक्टर जो है वो उस वेरियस रोल प्ले करते हैं, राइट, अपनी एक ही पोस्ट पे।
तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए, हालांकि पता ही होगी वैसे तो देखिए ये सब डिविजनल अथॉरिटी के पास क्या क्या पावर होती है। तो 3 प्रकार के ऑर्डर पास करने की इनके पास पावर है इस कानून के तहत। तो जैसे कि एक तो रिकवरी की कि जो भी पैसा वगैरह जो है या फिर जो भी नुकसान वगैरह हुआ दोनों पार्टी में से जिसका भी, तो रिकवरी हो जाए, अमाउंट वगैरह की, राशि वगैरह की, राइट, वसूली वगैरह हो जाए, तो उसका ये आदेश जो है वह जारी कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, पेनाल्टी इंपोज कर सकते हैं। इसके अलावा इवन सस्पेंड किया जा सकता है कुछ पीरियड के लिए, जैसा वो ठीक समझे, या फिर मतलब जो ट्रेडर वगैरह जो है उनके ट्रेडिंग लाइसेंस वगैरह जो है वो कैंसिल किए जा सकते हैं, राइट, उनको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करने या ऑपरेट करने से जो है वो रोका जा सकता है, राइट, और ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म में जो है वो उनके पूरे यानी कि ट्रेडर वगैरह के लाइसेंस वगैरह रद्द किए जा सकते हैं, या फिर फार्मर्स के ऊपर भी, अगर फार्मर्स गलत हैं तो उनके ऊपर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, सिंपल सी चीज है। और गाइस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आपको सुनने में अच्छा लगा होगा, तो फिर आपको यह भी लग रहा होगा कि यार इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का क्यों आखिर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्यों नहीं चाह रहे कि ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म रहे। तो देखिए किसान तो चाह रहे हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म रहे, राइट, उनकी जो समस्या वगैरह जो है या जो भी विवाद होते हैं, डिस्प्यूट जो होते हैं वो रिजॉल्व हो जाएं, वो चाहते हैं, बट वो ये नहीं चाहते कि वो रिजॉल्व जो है वो ब्यूरोक्रेट्स करें, राइट, क्योंकि इसका सेक्शन 15 जो है इस कानून का वो ये कहता है कि सिविल कोर्ट इस मामले में डील नहीं करेगा, सिविल कोर्ट के पास पावर नहीं होगी कि इस पूरे मामले में डील करने की, या पूरा मामला सिविल कोर्ट में नहीं ले जा सकता। इस पर किसान दुखी हैं, राइट। अब देखो किसान, अब ये चीज यहां पर लिखी नहीं है, वो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। अब किसान जो है वो जानते हैं, और एक कॉमन मैन यही जानता है कि जो अफसर वगैरह जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो होते हैं वो करप्ट रहते हैं, राइट, अधिकतर। तो ये आम जनता की सोच हम लोग को देखने को मिलती है, ये भी आपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में सुना ही होगा कि ब्यूरोक्रेट जो है वो तो करप्टेड होते हैं। बट आपने बहुत ही कम केसेस में ये सुना होगा कि जुडिशरी करप्टेड निकली, क्योंकि जुडिशरी करप्टेड नहीं निकलती है। बहुत ही मिनिमम इक्का दुक्का केस आपने किसी जज के सुने होंगे तो सुने होंगे, बाकी आपने जुडिशरी जो है वो ये नहीं सुना होगा कि जुडिशरी जो है वो करप्टेड है। हमेशा यही सुना होगा कि न्याय देने वाली अथॉरिटी जो है वो जुडिशरी है, वो तो आप जानते ही हैं कि वहीं से अल्टीमेट न्याय जो है, जस्टिस जो है वो मिलता है, राइट। तो यही चीज है जिसके कारण किसान विरोध कर रहा है। किसान को लग रहा है कि यार अगर अनटिल एंड अनलेस वो कोर्ट नहीं जाएंगे तब तक उनको प्रॉपर न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहां पर कौन इन्वॉल्व है, प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व है। किसान के पास तो पैसा नहीं है कि वो अफसर को पैसा वगैरह दे सके, और अगर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ट्रेडर किसी अफसर को पैसा दे देगा तो अफसर अगर करप्टेड निकला तो अफसर ऑर्डर जो पास करेगा वो किसके फेवर में करेगा, ट्रेडर के फेवर में करेगा। दिस इज द होल इशू, और यही अंडरस्टैंडिंग सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको होनी चाहिए, राइट, इन डेप्थ, क्योंकि ये सब चीजें आर्टिकल्स में डायरेक्टली नहीं मेंशन की जाती, उसको आपको लिंक करके जो है वो पता करना होता है। गॉट इट। तो ये पूरा मामला है। और अच्छा, एक और इसमें फैक्ट आपको मिलेगा कि सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन यानी कि दीवानी अदालत के क्षेत्र अधिकार पर बार लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है एक कानून बनाकर। तो देखो कानून के पास ये पावर होती है कि वो सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्र अधिकार के ऊपर बार कर सकती हैं, राइट। बट फौजीदारी के मामले में नहीं हो सकता ये पॉसिबल, राइट, यानी क्रिमिनल कोर्ट के मामले में नहीं हो सकता। बट हाँ, सिविल कोर्ट के मामले में ये हो सकता है कि सरकार जो कानून बनाए और कानून बनाकर वो ये चीज मेंशन कर दे कि इस पर्टिकुलर केस में, यानी कि इसका जो मामला है, मुद्दा है, उसमें अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी इशू होता है, तो उसका रिजोल्यूशन जो है वो एक ऑल्टरनेटिव बॉडी करेगी, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म करेगा, उसका रेजोल्यूशन जो है वो सिविल कोर्ट के अंदर नहीं होगा। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये कानून जो है वो कोर्ट के क्षेत्र अधिकार पर रोक लगा सकता है। बट याद रहे वो सिविल कोर्ट है, वो क्रिमिनल कोर्ट नहीं। क्रिमिनल कोर्ट के क्षेत्र अधिकार पर जो है वो प्रतिबंध करने की शक्ति जो है, पावर जो है वो किसी कानून के पास नहीं है। वो अल्टीमेटली ऑनरेबल जुडिशरी जो है, और स्पेशली एपेक्स कोर्ट की अगर अपन बात करें, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो वो ही मेन अथॉरिटी है जो कि फाइनल जजमेंट और डिसीजन जो है वो देती हैं। बट हाँ, सिविल कोर्ट के मामले में तो सिविल कोर्ट जो है उस पर बार लगाया जा सकता है, यानी कि उसके ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्र अधिकार पर। तो इसलिए तो हम लोग देख रहे हैं कि सिविल कोर्ट जाने से जो है वो अलाउ नहीं किया है यहाँ पर सेक्शन 15 के तहत, कि सिविल कोर्ट जो है वो पूरे मामले को नहीं देखेगी, और पूरा मामला जो है वो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म के तहत ये हम लोग को देखने को मिला था कि ये कंसिलेशन बोर्ड जो है वो देखेगा, सुनेगा पूरे मामले को।
तो ये है पूरा इशू और पूरी चीजें, पूरे फैक्ट जो मैंने भी आपको बताए, और इसके बारे में एक अच्छा आइडिया, जानकारी आपको होनी चाहिए। और अभी सरकार ने ये चीज मेंशन करी है कि वो इसके प्रोविजन को जो है वो हल्का करेंगे। हल्का मतलब इन द सेंस कि कुछ इसमें चेंजेस लाएंगे हो सकता है, या फिर इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को बंद कर दिया जाएगा। बंद तो नहीं करेंगे वैसे तो ये, बट इसमें कुछ चेंजेस जरूर लेकर आएंगे। बट हालांकि उन्होंने ये चीज की बात नहीं करी है कि वो सिविल कोर्ट के क्षेत्र अधिकार को जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, या फिर सिविल कोर्ट को पावर दे दी जाएगी कि मामला जो है वो सिविल कोर्ट में सुना जा सकता है। तो ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया अभी, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक अभी की अपडेट्स का, और ये फार्म बिल से रिलेटेड या फिर फार्मिंग मुद्दे से रिलेटेड। तो ये फार्म का जो इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, फार्म बिल्स वगैरह का, तो उसमें आप ये वाली चीज भी जरूर कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो, या फिर अगर आपके पास इसकी पीडीएफ वगैरह आती है तो आप इसमें बकायदा मेंशन करिए कि इतनी तारीख को पढ़ाया हुआ था, और नोट्स वगैरह हर एक ही साथ रहे ना तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो जो पीडीएफ होती है ना, जैसे उसके आसपास आप वहीं पर ही लिख लो पेन या पेंसिल से, आपने अगर प्रिंट आउट कराया हो, और अगर नहीं तो पीडीएफ पर ही ऑप्शन होता है वहां पर लिखने का, क्योंकि काफी सारे टूल्स आ जाते हैं, तो वहां पर लिख दो कि किस डेट पर पूरी चीज कवर की हुई है और उसकी पूरी कनेक्टिविटी की, इस दिन पर ये टॉपिक आया हुआ है, तो जिससे कि आप इजीली जो है वो गो थ्रू कर पाओ पूरी चीजों को। और कोशिश करना कि ये पूरी चीज आप पेपर, पेन और पेपर पर जो है वो लिख डालो, क्योंकि मेंस के लिए ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पूरी टाइमलाइन आप लिख डालो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते जा रहे हैं वो लिख डालो आप। तो उसके लिए एक अलग आप जो है वो फ्री पेजेस जो है वो बना के रखो। फ्री पेजेस यानी कि खाली पेजेस होते हैं ना, अलग से बुक वगैरह के हिस्सा नहीं होते, तो वो आप अपने साथ लेके चलो, कि जैसे कि पूरा फार्मिंग का जो इशू, फार्मर प्रोटेस्ट का जो इशू है, वो पूरा का पूरा आपका एक ही जगह पर रहे, ठीक है। तो ये एक एडवाइस है, तो इसको जरूर आप फॉलो करना अगर कर पाओ तो। गाइस, यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा है, और अब यूनाइटेड स्टेट्स को शक है कि इंडिया करेंसी मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है। और हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, राजकोष विभाग, इसने स्विट्जरलैंड और वियतनाम को तो घोषित कर दिया कि ये दो कंट्री करेंसी मैनिपुलेटर्स हैं, और ताइवान, थाईलैंड और इंडिया, ये तीन कंट्रीज के ऊपर इसको यूनाइटेड स्टेट्स को शक है कि ये तीन कंट्री करेंसी मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है। अब सवाल ये उठता है कि करेंसी मैनिपुलेशन होता क्या है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने डेफिनेशन दी है करेंसी मैनिपुलेशन की, कि जब कोई कंट्री डेलिबरेटली यानी कि खुद की इच्छा से जानबूझकर इन्फ्लुएंस करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट, अपनी करेंसी को और यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर को, और किस चीज के लिए, अनफेयर कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस को गेन करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है, बट डेफिनेशन आप लोग को क्लियर मे भी शायद कुछ को हुई होगी, कुछ को नहीं हुई होगी, बट अब जिस प्रकार से मैं समझाऊंगा पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो देखो, करेंसी मैनिपुलेशन में होता क्या है, एक कंट्री अपनी कंट्री की करेंसी को डीवैल्यू करती है, यानी कि कम करती है अपनी करेंसी की वैल्यू को डॉलर के अगेंस्ट। अब करेंसी की वैल्यू को कम करने का मतलब क्या है, तो देखो गाइस, अब मैं यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स में एक सेब रखता हूं, ठीक है। इस सेब की कीमत जो है वो $1 है, ठीक है। जस्ट इमेजिन, इस सेब की कीमत $1 है, ठीक है। और $1 को परचेज करने के लिए हमारी कंट्री के अंदर, जैसे ये 10-10 रुपए के दो नोट हैं, ठीक है, तो 20 रुपए देने पड़ते हैं। तो $1 जो है वो 20 रुपए का है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। तो मतलब क्या होगा कि 20 रुपए जब देंगे तब ये एक सेब खरीद पाएंगे, क्योंकि सेब जो है वो $1 का है, राइट। ये चीज है। बट करेंसी डीवैल्यूएशन में क्या होता है पता है, करेंसी डीवैल्यूएशन में एक कंट्री अपनी करेंसी को जो है वो वीक कर देती है डॉलर के अगेंस्ट। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया था कि वीक करने का मतलब कि पहले $1 जो था वो 20 रुपए का था, अब इसने वीक कर दिया, अब $1 40 रुपए का होगा, माना जाएगा। इसने बोल दिया कि अब $1 जो होगा वो 40 रुपए का, यानी खुद ब खुद अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया, वीक कर दिया, घोषित कर दिया कि अब जैसे ही जब $1 परचेज करना था तो पहले 20 रुपए देने पड़ते थे, अब $1 परचेज करने के लिए 40 रुपए देने पड़ेंगे। जैसे कि पहले एक सेब 20 रुपए का मिल सकता था, बट अब एक सेब कितने का मिलेगा, 40 रुपए का मिलेगा। तो किसका लॉस हुआ, अब आप बोलोगे सर इस कंट्री का लॉस हुआ जिसने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया। बट मैंने क्या बोला, ये इंपोर्ट किया जा रहा है, मंगवाया जा रहा है। बट अगर मैं इस चीज को उल्टा कर दूं, उल्टा इन द सेंस कि अब मैं एक्सपोर्ट पे ध्यान दूं अपने, तो देखो अब ध्यान से सुनना पूरे गेम को। अब $1 जो था वो 20 रुपए का था,
अब पहले $1 देने के लिए, जैसे मैं मान लेता हूं 20 रुपए का हमारी कंट्री के अंदर एक सेब है, ठीक है, एक सेब 20 रुपए का है, और ये $1 जो है वो 20 रुपए का आता है, राइट। तो अमेरिका के अंदर से लोग बाग $1 देते थे और हम उनको एक सेब देते थे 20 रुपए का, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने आपको क्या बताया था कि करेंसी डीवैल्यू हो गई, हमने वीक कर दी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट। तो अब क्या होगा, 20 40 रुपए, ठीक है, 40 रुपए के अब आएंगे दो सेब। पहले 20 रुपए का एक सेब आ रहा था, मैंने भी आपको बताया। पहले लोग $1 देते थे, उनको एक सेब मिलता था। अब लोग $1 देंगे, उनको दो सेब मिलेंगे। तो क्या हो रहा है, बाहर कंट्री का फायदा हो रहा है, राइट, अमेरिका का फायदा हो रहा है, आपको ये लगेगा। बट गेम क्या होता है पूरा पता है, गेम ये होता है कि फॉरेन कंट्री के अंदर अपने मार्केट को स्टैब्लिश करना, अपने मार्केट को बनाना। अब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगर इस प्रकार से कोई कंट्री करती है, यानी कि अपनी करेंसी को डिवैल्यू करती है, तो क्या हो रहा है, उस कंट्री का प्रोडक्ट जो है, सामान जो है, वो उनकी डोमेस्टिक कंट्री में जा रहा है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी एक्सपोर्ट होता है तो वो एक कंट्री के इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है, राइट, बढ़ाता है एक्सपोर्ट एक कंट्री का। अब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इस कंट्री से सामान जा रहा है। माना कि वो सामान की वैल्यू जो है वो इन्होंने जो है वो घटाई है, कम करी है, बट ये सामान की तो डिमांड इसने बढ़ा दी ना। अब भारी मात्रा में लोग इस सामान को परचेज करेंगे। जैसे कि आपने कभी होलसेल मार्केट में आप गए होगे, राइट, आप रिटेल मार्केट में जाते हो तो आपको एक सामान जो पड़ता है वो कितने का पड़ता है, महंगा पड़ता है। बट वहीं आप अगर होलसेल मार्केट पे जाओगे तो वही सामान आपको सस्ते में पड़ेगा, बट आपको बल्क में लेना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर है, ठीक है, आप उसको बोलोगे कि भाई एक सेब दे दे, वो बोलेगा 20 रुपए का एक सेब है। बट आप बोलोगे मेरे को 2000 सेब चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो शायद आपको 8 रुपए या 9 रुपए में ही दे दे, मतलब 50% कम डिस्काउंट में दे दे। अब जब एक कंट्री के अंदर से डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो ये चीज हो गई सस्ती, पहले लोगों को $1 देने पर एक सेब मिलता था, बट अब लोग $1 देंगे और उनको दो सेब मिलेगा। तो लोग क्या करेंगे, लोग बोलेंगे वाह यार फायदा मिल रहा है, तो जल्दी जल्दी फायदा उठा लो, फटाफट ले लो यार, सामान तो बहुत सस्ते में मिल रहा है, इतने सस्ते में क्या पता बाद में मिले ना मिले, तो अभी मौका है, फटाफट ले लो। तो लोग क्या करेंगे, भर डालेंगे, इस कंट्री के अंदर डॉलर आता जाएगा और ये कंट्री अपने प्रोडक्ट को जो है वो भेजती जाएगी। तो ये इस कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ गया, ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट बढ़ गया तो ट्रेड सरप्लस तो हो ही जाएगा डेफिनेटली, राइट, क्योंकि इसने एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर दिया होगा। और बल्क में सामान जब प्रोड्यूस होगा तो सामान की कॉस्ट जो होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली इस कंट्री को फायदा मिलेगा, क्योंकि यहां से डिमांड बढ़ती हुई आएगी और प्रोडक्ट जो होगा वो इसका उसकी डोमेस्टिक कंट्री में चला जाएगा सामने वाले की। और जिस भी कंट्री में, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये इंडिया का अगर प्रोडक्ट जा रहा है भारी मात्रा में, तो कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड स्टेट्स का डोमेस्टिक मार्केट जो है वो हैम्पर हो रहा है। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ, नुकसान उसी कंट्री का हुआ जो सोच रही थी कि उसका फायदा हो रहा है, जो कि अपने यानी कि डॉलर को देकर जो प्रोडक्ट परचेज कर रही है। ये होता है पूरा गेम करेंसी मैनिपुलेशन के पीछे। तो होपफुली आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, इतने मतलब मैंने कोशिश करी है इजी तरीके से आपको समझाने की, राइट। तो ये गेम है पूरा, और यूनाइटेड स्टेट्स को लग रहा है कि इंडिया इस गेम के पीछे इन्वॉल्व है, और इसने घोषणा कर दी है कि स्विट्जरलैंड और वियतनाम तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है ही। क्या बेसिकली कंडीशन क्राइटेरिया होती है जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी जो है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट ये आइडेंटिफाई करती है कि सामने वाली कंट्री जो है वो मैनिपुलेट कर रही है करेंसी को। तो देखो पहली चीज तो वो चेक करती है कि उस कंट्री के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के कैसे ट्रेड रिलेशन है। अगर सामने वाली कंट्री अगर ट्रेड प्लस सरप्लस में जा रही है, यानी कि सामने वाली कंट्री से सामान यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ज्यादा आ रहा है बट यूनाइटेड स्टेट्स से उस कंट्री में सामान जो है वो काफी कम जा रहा है, तो ऐसा जब रिलेशन ये चेक करती है, आइडेंटिफाई करती है, जिसमें जो वैल्यू जो होनी चाहिए वो 20 बिलियन यूएस डॉलर से कम होनी चाहिए, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से वो ट्रेड डेफिसिट माना जाएगा और सामने वाली कंट्री की तरफ से ट्रेड सरप्लस माना जाएगा। तो सामने वाली कंट्री अगर ट्रेड सरप्लस में है तो फिर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को लगेगा, यानी कि शक होगा कि सामने वाली कंट्री जो है वो करेंसी मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है। और दूसरी कंडीशन, तो फॉरेन करेंसी में हस्तक्षेप अगर उस कंट्री का उसकी जीडीपी के 2% से ज्यादा होगा, यानी कि उस कंट्री के अंदर उसकी जीडीपी के 2% के लगभग अगर फॉरेन करेंसी मौजूद होगी या ट्रेड इस प्रकार का होगा, तो वो शक के तौर पर जो है वो रखी जाएगी। और तीसरा शक जो होगा
और अगर ये तीनों ही कंडीशन फुलफिल करते हैं तो वैसे तो सामने वाली कंट्री करेंसी मैनिपुलेशन में डेफिनेटली फिर इन्वॉल्व होगी। और तीसरा शक जो है वो ग्लोबल करंट अकाउंट सरप्लस है, जो कि उसकी जीडीपी का 2% से अगर ज्यादा बढ़ता है तो मतलब यह है कि वो कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा ट्रेड कर रही है, काफी ज्यादा, और हर एक कंट्री उससे सामान परचेज कर रही है। और हर एक कंट्री तभी सामान परचेज करेगी जब कुछ एट्रैक्टिव पॉइंट जो है वो उसके पास नजर आएगा, राइट। और अगर कमोडिटीज के मामले में अगर कोई अट्रैक्शन होता है तो कहीं ना कहीं ये करेंसी मैनिपुलेशन डेफिनेटली इन्वॉल्व रहता ही रहता है। चलो आगे की बात करते हैं। आप इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखो, जून 2020 में स्विट्जरलैंड और वियतनाम ने हालांकि बहुत ही ज्यादा करेंसी मार्केट में हस्तक्षेप किया था, जिससे कि इफेक्टिव बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट को प्रिवेंट किया जा सके। और इंडिया और सिंगापुर ने भी हस्तक्षेप किया था, बट उन्होंने दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो, जो कि मैनिपुलेटर्स के तौर पर जरूरी होती है, तो वो फुलफिल नहीं कर पाए, राइट। यानी कि इंडिया और सिंगापुर, और इसलिए ये अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि शक के तौर पर बताई जा रही है इंडिया इसी चीज को लेकर। इसके इम्प्लीकेशंस की बात करें गाइस, जैसे कि अगर कोई कंट्री घोषित हो जाती है कि वो करेंसी मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है, तो उस कंट्री के ऊपर हालांकि कोई पेनाल्टी वगैरह तो चार्ज नहीं की जाती है, बट क्या होता है कि उस कंट्री को लोन वगैरह मिलने में फिर परेशानी आने लगती है। जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट जो है उसके साथ सामने वाली कंट्री के रिलेशन जो है वो खराब होने लगते हैं। सामने वाला यानी कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करती, तो ये वाली चीज इस प्रकार की हो जाती है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस, सिर्फ इतनी सी चीज थी जिसके बारे में बस आपको जानने की आवश्यकता है। और यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी जो है वो पब्लिश करती है सेमी एनुअल रिपोर्ट, और जिसमें कि बताती है पूरी चीजें कि किस प्रकार से इकोनॉमी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी जो है वो रिव्यू की जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। तो उसके बारे में जो है ये जानकारी देती है, और उसी बीच जो है ये बताती है करेंसी मैनिपुलेशन के बारे में ही, कौन सी कंट्री करेंसी मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है, राइट। तो ये था गाइस। अब बात हो रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको याद रखना है। ये एक प्रकार का स्टैटिस्टिकल टूल होता है जिसका उपयोग किया जाता है एक कंट्री की ओवरऑल अचीवमेंट, उसकी सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन को मेजर करने के पर्पस के लिए उपयोग में लिया जाता है। कि एक कंट्री के बारे में पता लगता है कि उसकी सोशल और इकोनॉमिकल डायमेंशन जो है वो कैसी है, सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन, राइट। और एक कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन जो होती है वो किसके ऊपर आधारित होती है? लोगों की हेल्थ के ऊपर, क्योंकि लोग हेल्दी रहेंगे तो लोग उस कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे। एक हेल्दी पर्सन एक कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है ना। एक बीमार पर्सन जॉब नहीं कर पाएगा, कमा नहीं पाएगा, बट एक हेल्दी पर्सन जॉब करेंगे, कमाएंगे, तो वह उस कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो अल्टीमेटली एक कंट्री की डेवलपमेंट होगी। तो हेल्थ पर देखा जाता है। उस कंट्री के अंदर लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या है, यानी कि लोगों के बीच में कितने एजुकेटेड उस कंट्री के अंदर लोग हैं, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत मैटर करता है वेरियस चीजों के लिए। उस कंट्री के अंदर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, तो इन सब चीजों को देखा जाता है इसके थ्रू, यानी कि ये टूल के थ्रू। और उसके बाद फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो पब्लिश होता है। और गाइस, इस साल के इंडेक्स में क्या यूनिक है, अब मैं आपको बता दूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 99 या फिर 100% ये चीज एग्जाम में पूछी आएगी आपसे प्रीलिम्स में। तो याद रखना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस बार पहली बार यानी कि इंट्रोड्यूस किया है एक नया मेट्रिक, जो कि है कंट्री की पर कैपिटा कार्बन एमिशन, यानी कि एक कंट्री के अंदर कितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है उसको भी मेजर करने के लिए ये नया मेट्रिक जो है वो शामिल कर लिया गया। बट हालांकि इस मेट्रिक का उपयोग रैंकिंग देने के लिए इंडेक्स में इस्तेमाल नहीं किया गया है, बट इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है एचडीआई, और ये पूछ सकती है क्योंकि नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है। और 99 या फिर 100% ये टॉपिक तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, दावे के साथ कह रहा हूं मैं, या फिर किसी स्टेट सिविल सर्विसेज में तो 100% आने वाला है, राइट। तो ये चीज बहुत अच्छे से मार्क कर लो, याद रख लो। और इसमें ये चीज जरूर याद रखना, प्लैनेटरी प्रेशरर्स एडजस्टेड एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या फिर पीएचडीआई। तो पीएचडीआई याद रखना, डायरेक्ट आ सकता है कि ये टॉपिक अभी न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है। तो नया हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मेट्रिक है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है यूएनडीपी के द्वारा एचडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसमें ये मेजर कर रहे हैं कि कितना फॉसिल फ्यूल एक कंट्री के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में,
मेटल्स इस्तेमाल किया जा रहा है या दूसरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में जिस कंट्री के अंदर, राइट। जैसे कि फॉसिल फ्यूल गाड़ियों के अंदर फॉसिल फ्यूल पेट्रोल वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, कितना इस्तेमाल हो रहा है, तो वो चीज मेजर किया जा रहा है, राइट। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें, 2 रैंक की गिरावट इंडिया ने रिकॉर्ड करी है। हम पीछे हो गए 2 रैंक, 131 हमारी इस बार की रैंकिंग है 189 कंट्री में से। और इंडेक्स जो को अगर एडजस्ट किया जाता पीएचडीआई के अकॉर्डिंग, यानी कि पीएचडीआई भी इसमें शामिल किए जाते, तो हम लोग 8 प्लेसेस ऊपर हो जाते। बट ये फालतू चीजें काम की नहीं है, इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और नॉर्वे जो है इसने टॉप किया है एचडीआई में। इसमें ये सब चीजें लिखी हुई है कि नॉर्वे जो है वो 15 प्लेसेस गिर जाती है अगर पीएचडीआई को शामिल किया जाता तो। और 50 कंट्री जो है वो मतलब पूरी तरह से जो है वो वाइप आउट हो जाती, हट जाती इस इंडेक्स से, अगर पीएचडीआई को कैलकुलेट किया जाता तो, यानी कि पीएचडीआई को शामिल किया जाता तो। और ऑस्ट्रेलिया 72 प्लेसेस गिर जाती, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा 45, यूनाइटेड स्टेट्स 45 और कनाडा 40 प्लेसेस गिर जाती। चाइना जो है वो 16 प्लेसेस जो है वो गिर जाती, और जो कि चाइना की जो करंट रैंक है 85 उससे, अगर पीएचडीआई को रखा जाता तो ये चीज है, बट ये काम की नहीं होती, बट फिर भी ध्यान रखिएगा, राइट। इसके अलावा आगे की बात करें तो रिपोर्ट ने सिर्फ 2019 के ही फिगर्स को कैलकुलेट किया है, क्योंकि 2020 के समय पर आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस का हम लोग को देखने को मिला था, तो इसलिए 2020 के अंदर नहीं रखा गया था, कैलकुलेट नहीं किया गया था। बट प्रोजेक्शन ये है कि 2020 के अंदर ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो पहली बार जो है वो गिरेगा, राइट, क्योंकि स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब हम लोग को देखने को मिली है। तो ये चीज है पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अब ये जो टॉपिक है गाइस, ये रिपीटेड टॉपिक है। एम्स के साइंटिस्ट ने लेड पाया है मिल्क के सैंपल में एलुरु में। मैंने आपको एक मिस्ट्री डिजीज के बारे में बताया था कि एक मिस्ट्री डिजीज है जिसके बारे में पता नहीं लग रहा था। आंध्र प्रदेश के एलुरु में ये बीमारी जो है वो फैल रही थी, लोग काफी ज्यादा बीमार पड़ रहे थे, अचानक से हॉस्पिटल में पेशेंट्स बढ़ गए थे। तो वो पेशेंट बढ़े थे लेड के कारण, और लोगों के ब्लड में जो है वो ब्लड सैंपल में लेड जो है वो पाया गया था। अब एम्स के साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिया है कि ये लेड दूध से जो है वो लोगों की बॉडी में आया है, राइट। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये वाली चीज लेड से रिलेटेड पढ़ लो, पूरी चीज मैंने आपको ऑलरेडी, अभी मेरे ख्याल से शायद पिछले हफ्ते की ही बात है, पिछले हफ्ते भी नहीं, 2-4-5 दिन की बात है, ये पूरी चीज मैंने आप लोग को एक्सप्लेन ऑलरेडी की हुई है। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको एक बार रीड कर लीजिए सिंपली। आगे की बात करें गाइस, अब इस वाले टॉपिक में आपको सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में जो है वो पढ़ना है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जिस टॉपिक को भी अगेन मैं कवर करा चुका हूं। तो आज सैटरडे है, काफी बार रिपीटेड टॉपिक अक्सर देखने को मिल जाते हैं, बट यहां पर अभी बताया जा रहा है कि न्यायपालिका की शक्तियों की सीमाओं पर सवाल उठाते हुए महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेचर ने एक प्रपोजल पास किया है, और प्रस्ताव के अंदर इन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र विधायिका यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा रिपब्लिक टीवी के एडिटर एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव यानी कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन पर उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा भेजे गए किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया जाएगा। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर ने क्लियरली बोल दिया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और या फिर हाई कोर्ट अगर हस्तक्षेप करते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन पर, जो कि इसके अगेंस्ट है, रिपब्लिक टीवी के एडिटर और एंकर अर्नब गोस्वामी जी के अगेंस्ट है, तो इस पर अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हस्तक्षेप करते हैं तो उनकी नोटिस वगैरह को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का ये टॉपिक है, जिसमें पता लगता है कि किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी जो है वो सेपरेटेड है, उनकी अलग पावर्स हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस टॉपिक को मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है 1 दिसंबर 2020 को, इसी महीने में अपन ने डिस्कस किया था इस टॉपिक को। बट हाँ, ये वाला टॉपिक मैंने आपको जो है ये टॉपिक रैंडम टॉपिक में जो है वो नहीं मिलेगा, यानी कि अपने लिस्टेड चैप्टर्स वाले टॉपिक पे नहीं मिलेगा। ये टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको 34 मिनट 26 सेकंड पे क्लिक करना होगा, क्योंकि 27 मिनट 58 सेकंड पे एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो हम लोग को देखने को मिला था कि वहां की जो हाई कोर्ट है उसने कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग जो है वो छीन ली थी, यानी कि कुछ चीजें थी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग वगैरह, जिसके बारे में अपन ने बात करी थी। वो मेरे ख्याल से म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड्स वगैरह से रिलेटेड थी कि कुछ जो है वो रिकॉर्ड्स वगैरह मंगवाए थे हाई कोर्ट ने। जो काम जो था वो एग्जीक्यूटिव का था, वो इन्होंने जो है वो काम उठाया था, मंगवाया था, उस पर ये हस्तक्षेप कर रहे थे। तो इस पर एक जो है वो हम लोग को देखने को मिला था कि शिकायत जो है वो दर्ज हो गई थी। बट उतना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था नहीं न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उस टॉपिक में भी ये सेपरेशन ऑफ पावर इंपॉर्टेंट था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर लगातार टॉपिक रिपीट हो रहा है,
इसको मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। 1 दिसंबर 2020 के लेक्चर में 34 मिनट 26 सेकंड पे ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स के पास ये पीडीएफ आती है, आप इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद ये 34 मिनट 36 सेकंड 26 सेकंड, सॉरी 34 मिनट 26 सेकंड पे चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा। गाइस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन फाइल हुई है जिसमें बेसिकली डिमांड किया जा रहा था कि एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन लाई जाए डिवोर्स, मेंटेनेंस और एलिमनी के लिए, सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए, राइट। क्योंकि देखिए, हिंदू अगर धर्म की बात करें, हम लोग हिंदू पर्सनल लॉज की बात करें, बट बिफोर दैट पर्सनल लॉज क्या होते हैं गाइस? तो पर्सनल लॉज के अंदर मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, ऐसे सब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। जैसे कि शादी के हो गए और डिवोर्स के हो गए, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनहेरिटेंस जो विरासत में आती है ना, प्रॉपर्टी वगैरह, तो ये सब जो सब्जेक्ट होते हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। तो देखिए, याद रखिएगा, पर्सनल लॉ कौन सी लिस्ट में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जिसपे यूनियन और स्टेट दोनों ही जो है वो कानून बनाते हैं। तो हिंदू पर्सनल लॉज जो होते हैं गाइस, तो वो लार्जली सेक्युलराइज्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं और मॉडर्नाइज्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं, और कानून के तहत जो है ये लागू किए गए ऑलरेडी, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। बट अगर अपन बात करें मुस्लिम पर्सनल लॉज की, तो ये अनमॉडिफाइड है और ट्रेडिशनल है। यहां पर अभी भी शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, डील किया जाता है पूरे मामले को, राइट। और क्रिश्चियन और ज्यूइश की अगर हम बात करें, तो वहां पर भी पर्सनल लॉज जो है वो गवर्न किए जाते हैं अलग दूसरे, राइट। तो उस पर कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाया उस पर, उनके पर्सनल लॉज पर, राइट, अलग अलग धर्म के। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। तो इस पर यही चीज पर फोकस किया जा रहा है कि पर्सनल लॉज के लिए भी एक जो है वो यूनिफॉर्म गाइडलाइंस लाई जाए, जो कि सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए एक जैसी हो, अलग अलग ना हो। क्योंकि अलग अलग हो रही है तो इसके कारण से काफी सारे धर्म में जो डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो महिलाओं का हो रहा है, राइट। यानी कि कुछ धर्मों में तलाक, भरण पोषण एवं गुजारा भत्ता संबंधी कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। यहां पर उल्लंघन हम लोग को फिर देखने को मिलता है भेदभाव के कारण, आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 15 का, राइट टू इक्वलिटी और राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का। और लॉज जो डिवोर्स, मेंटेनेंस और एल्यूमनी के हैं, तो वो जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए और रिलीजन न्यूट्रल होने चाहिए। तो इस पर जो है वो पूरा पिटीशन हम लोग को देखने को मिला था, और जिस पिटीशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है और एक्सेप्ट किया है और कहा है कि बहुत ही जल्दी ये जांच करेंगे और नई गाइडलाइंस हम लोग को इस चीज की देखने को मिलेगी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं आर्टिकल 142 और सेक्शन 125 के बारे में। तो आर्टिकल 142 की बात करें गाइस, तो ये प्रोवाइड कराता है यूनिक पावर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पार्टीज के बीच में जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स भी जा सकते हैं, राइट। यानी कि सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लिखे हुए कानून जो है, यानी कि जो कानून जो ऑलरेडी मेंशन्ड है, राइट, तो उसको भी जो है वो ओवरटेक करके जो है वो एक अलग से ऑर्डर जो है वो पास कर सकते हैं और सामने वाले को न्याय प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों के मामले में कानून जो है, यानी कि अगर रूल्स रेगुलेशन कानून के अकॉर्डिंग चले तो क्वाइट पॉसिबल कि नेचुरल जस्टिस ना मिल पाए। तो यहां पर नेचुरल जस्टिस का क्लॉज आ जाता है कि सामने वाले इंडिविजुअल को नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड कराने, यानी कि चाहे कुछ हो जाए सामने वाले को न्याय मिलना चाहिए, भले ही उसके लिए कुछ कानून जो है उसको सरपास करना क्यों ना पड़ जाए, राइट। तो ये चीज की पावर आर्टिकल 142 के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मिलती है। और एलिमनी सेक्शन 125 की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो ये हम लोग को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का देखने को मिलता है। ये सभी कम्युनिटी के लिए अप्लाई किए, मतलब सभी कम्युनिटी के लिए होता है ये, राइट। जिसमें ये प्रोविजन है कि अगर जब भी कोई इंडिविजुअल अपनी वाइफ को डिवोर्स देते हैं तो उनकी वाइफ का मेंटेनेंस, उनके बच्चों का मेंटेनेंस, इवन उनके पेरेंट्स की भी अगर अपन बात करें तो वो भी मेंटेनेंस जो है वो सामने वाले व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा, जो व्यक्ति इनकम जो है वो अर्न करते हैं। और इवन ये वाला भी क्लॉज है कि जब अगर उनका डिवोर्स नहीं भी हुआ है तो उस कंडीशन में भी उनको अपनी वाइफ को जो है वो मेंटेन करना है। हस्बैंड जो है उसको प्रॉपर मेंटेनेंस अपनी यानी कि मेंटेनेंस, यानी कि भत्ता वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं ना, गुजारा भत्ता, तो वो अपनी वाइफ के लिए उसको रखना है, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए बस। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूवल दिया है नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। यहां पर कहा है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? जियो, एयरटेल, राइट, और ये आइडिया। तो ये कौन है? टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है। तो इनसे कहा गया है कि इनको अगर कोई भी इक्विपमेंट परचेज करना है तो वो ट्रस्टेड सोर्स से ही परचेज करें। और ट्रस्टेड सोर्स कौन से होंगे?
तो वो सरकार बहुत ही जल्दी एक लिस्ट निकालकर डिक्लेयर करेगी, यानी कि एक लिस्ट जो है वो नोटिफाई करेगी। तो उसमें पूरे सोर्सेस के नाम लिखे होंगे कि आप इस कंपनी से या इस फलाना ट्रेडर से जो है वो परचेज कर सकते हो, जो भी प्रोक्योरमेंट मतलब जो भी परचेज करना है, राइट, जो भी इनको इनके लिए इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को। ये बेसिकली कंट्री की सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया जा रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें, जैसे चाइना के ऊपर तो एक आरोप लगा ही हुआ है, आप लोग जानते हैं कि स्पाई करने का, राइट। तो उसके चलते हम लोगों ने काफी कुछ चीजें जो है वो, काफी कुछ डिवाइस जो है वो उस पर चाइना की तरफ से जो डिवाइसेस वगैरह आती हैं तो उस पर हम लोगों ने काम करना बंद कर दिया है और उसको प्रोक्योर करना बंद कर दिया है, स्पेशली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। तो इसी चीज के लिए सरकार ने जो है वो ये चीज मेंशन करी है। तो इसके बारे में बस आपको एक जानकारी होनी चाहिए, ज्यादा इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा इससे रिलेटेड। हालांकि CMS-01 सैटेलाइट की यहां पर बात हो रही है, ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, याद रखिएगा। इसरो ने इसको लॉन्च कर दिया है, PSLV C50 से ये लॉन्च हुई है। और ये बेसिकली सी बैंड जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, तो उस पर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराएगी, एक्सटेंडेड सी बैंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर। और इसमें इंडियन मेनलैंड यानी कि पूरा का पूरा इंडिया, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो पूरी की पूरी कवर होगी। तो यानी कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम लोग को देखने को मिलेगी। और ये सैटेलाइट जो है इसकी लाइफ 7 साल से ज्यादा की हो सकती है, तो ये चीज जो है वो बताया जा रहा है। आगे की बात करें, वैक्सीन हेजिटेंसी की यहां पर बात हो रही है। तो देखिए गाइस, आज की डेट में लोग बाग जो है वो मना कर रहे हैं वैक्सीन लेने से, और ना ही सिर्फ मतलब कॉमन मैन की बात करें गाइस, तो इवन मेडिकल कम्युनिटी भी हेजिटेट कर रही है वैक्सीन लगवाने से। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था, पहले भी अपन ने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि जो अभी वैक्सीन जो आ रही है वो किस आधार पर आ रही है, तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के आधार पर आ रही है। तो इसके बारे में अपने डिटेल में डिस्कशन किया कि ऐसी वैक्सीन है ये, जिसका हालांकि ट्रायल कंडक्ट हो गया, बट इसके क्या साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं या फिर क्या इसके इफेक्ट्स होने वाले हैं उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है। तो यही चीज है जो कि लोगों को पीछे कर रही है कि लोग वैक्सीन लगवाना चाह नहीं रहे। देखिए वैक्सीन आ चुकी है बट फिर भी लोग नहीं लगवाना चाह रहे, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ये डर लोगों के बीच में से खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यही आवश्यकता बताई जा रही है आज की डेट में, कि लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस आए कि जो भी वैक्सीन आई है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हुई है, प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल उसका डिजाइन किया गया है, कंडक्ट किया गया है, एनालिसिस उसकी प्रॉपर हुई है, रिपोर्टिंग हुई है, राइट, उसके ट्रायल्स वगैरह प्रॉपर तरीके से हुए हैं। तो लोगों को कंफर्टेबल करवाया जाए, लोगों में कॉन्फिडेंस लाया जाए, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जाए, और जिससे कि लोग वैक्सीन को एक्सेप्ट करें और लगवाएं। क्योंकि वैक्सीन हेजिटेंसी जो होती है वो यही होती है कि, और इसको बाकायदा WHO के द्वारा डिफाइन किया गया है कि वैक्सीन आ गई है बट लोग उसको नहीं लगवा रहे हैं। डिले इन एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल ऑफ वैक्सीन डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन सर्विस। वैक्सीनेशन की सर्विस अवेलेबल है बट लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर डिले कर रहे हैं एक्सेप्ट करने से, यानी कि बोल रहे हैं कि बाद में लगवाएंगे, पहले दूसरों को लगवा लो, जिससे कि पता लग जाए कुछ दिनों में या कुछ महीनों में कि हाँ कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है। जैसे होता है ना कि नया नया फोन आया, एकदम से फोन जब लॉन्च होता है तो लोग लेते नहीं है कि अरे गड़बड़ी निकली कुछ तो, या फिर कोई गाड़ी आती है नहीं, एकदम न्यूली लॉन्च व्हीकल जो होती है, तो उसको लेने से पहले लोग 6 महीना वेट करते हैं, राइट, कि कुछ अगर गड़बड़ी निकले कोई और ले ले और फिर वो कोई गड़बड़ी कंप्लेन करे तो फिर हम लोग बच जाए लेने से, राइट। तो वैसे ही कुछ वैक्सीन के मामले में भी एक हम लोग को दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। और WHO ने इसको वन ऑफ द 10 थ्रेट्स टू ग्लोबल हेल्थ दिस ईयर बताया, यानी कि इस साल में 10 में से एक सबसे बड़ा जो थ्रेट है, खतरा है, वो ये वैक्सीन हेजिटेंसी बताया जा रहा है। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक गाइस। और आज का जो आपका होमवर्क है वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन आपको पढ़ना है। इस टॉपिक को मैं ऑलरेडी आपको कवर करा चुका हूं, एंड ये आप पढ़िएगा, इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा। और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइस, लेक्चर आपको जो है वो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन हिट कीजिएगा, शेयर जरूर करते रहिएगा इस लेक्चर को जितना हो सके। और बाकी आपने आज शायद नोटिस किया होगा कि मैंने ये जो ब्लैक थीम जो है वो हटा दी है, क्योंकि एकदम से अपने व्यूज जो है गाइस काफी कम हो गए हैं। मुझे लगा क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने, एकदम ज्यादा नहीं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को तो ब्लैक थीम पसंद आई थी, बट कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास फोन भी इवन आया था, और फिर कुछ स्टूडेंट जो है वो बोल रहे थे कि सर ब्लैक में कंफर्टेबल नहीं है हम। फिर मैंने नोटिस किया कि यार पहले जो है वो अपने व्यूज मैक्सिमम 1500 तक, 2000 तक चले जाते थे, बट अभी एकदम 1000-1100 व्यूज हो गए हैं। तो अब बस आप थोड़ा सा प्रमोट करो। मैंने वापस इसको व्हाइट पे कर दिया है, क्योंकि
अब चेंजेस जो है शायद मेरे ख्याल से लोग एक्सेप्ट नहीं करते और लोगों को ट्रेडिशनल जैसा चलता आ रहा है व्हाइट में वैसे ही पढ़ना पसंद है, तो ठीक है अब फिर अपन वैसे ही करेंगे, राइट। तो इसलिए मैंने ये चीज करी है। बट एनीवेज पढ़ने से आप लोग को मतलब होना चाहिए। अब ये ब्लैक थीम और व्हाइट थीम का तो कोई सेंस नहीं था, बट ब्लैक थीम मैंने सोचा था कि थोड़ा सा चेंज भी हो जाता और अच्छा भी लगता थोड़ा सा, राइट। बट ठीक है अब कोई बात नहीं, वो तो अपन ने वापस व्हाइट थीम पे ले आए हैं। और बाकी गाइस शेयर जरूर करते रहो, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी अपना ये चैनल जो है वो ग्रो करेगा। और अगर आपको मंथली पीडीएफ पेड पैकेज चाहिए गाइस तो ये इसकी फीस है मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली लेक्चर्स की इसमें आपको पीडीएफ मिलती है, नोट्स हैंडआउट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ का मिलता है रिवीजन के लिए आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर मैं आपको मिनिमम 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होते हैं। और अगर आपको इसका सैंपल देखना है कैसे होता है ये, यानी कि किस प्रकार का मटेरियल आपको मिलता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल वीडियो है, वो चेक कर लीजिए आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस पेड पैकेज से रिलेटेड। और कैसे आपको इसको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटेल दी हुई है, ज्वाइन करने से रिलेटेड आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए कल संडे, कल के दिन रेगुलर लेक्चर आता नहीं है, बट कल के दिन आपके रिवीजन के लिए आपको कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है, वीकली कंपाइलेशन, राइट। तो अब अपन मिलेंगे मंडे को। एंड अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है पेड पैकेज से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं, कमलाक्ष झा के नाम से मैं हूं, मेरा नाम है कमलाक्ष। तो फेसबुक पर सर्च कीजिए और सबसे पहले तो मुझे ऐड कर लीजिएगा और उसके बाद फिर मुझे मैसेज कर लीजिए, विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। और अगर आपके पास फेसबुक नहीं है तो ये मेरा नंबर है, ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। आप मुझे एसएमएस के थ्रू या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। तो चलो अब अपन मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।